अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय लेक्चर्स। आई एम योर सोशल स्टडीज लेक्चरर मिदत अब्बास। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर व्हिच इज चैप्टर 4 एग्रीकल्चर एंड मेन क्रॉप्स। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर क्या है? व्हाई डोंट यू पॉज द वीडियो और आप अपने पास एग्रीकल्चर की एक डेफिनेशन लिखें। एक्सीलेंट। नाउ आई हैव अ डेफिनेशन फॉर यू पीपल व्हिच इज taken from a dictionary. It says, the science or practice of farming, including cultivation of soil for the growing of crops and rearing of animals to provide food, wool and other products. अब एग्रीकल्चर एक ऐसी साइंस है, एक ऐसी प्रैक्टिस है फार्मिंग की जिसमें ना सिर्फ क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं बल्कि रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, जानवर भी पाले जाते हैं, टू प्रोवाइड फूड ताकि वो खाना मुहैया कर सकें, वुल एंड अदर प्रोडक्ट्स, और हम उनसे बाकी जो यूजेस हैं वो भी ले सकें। जैसे गोट्स और शीप हैं तो उनकी हम जो ऊन है वो यूज करके कपड़ा भी बनता है, कार्पेट्स भी बनते हैं, कोट्स भी बनते हैं, फर्स भी बनते हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ यूजेस व्हिच आर एसोसिएटेड विद एनिमल्स। जानवरों से बहुत सारे फवायद हैं जो इंसान हासिल करता है। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज एरेबल फार्मिंग। एरेबल फार्मिंग क्या है? अभी हमने एग्रीकल्चर देखा, एग्रीकल्चर फार्मिंग है, लेकिन एग्रीकल्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फार्मिंग, खेतीबाड़ी प्लस कीपिंग एनिमल्स, जानवरों को पालना। सो एरेबल फार्मिंग इज ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। ऐसी फार्मिंग जिससे हम खाने के लिए जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं वो उगाते हैं। अब अगर हम इन फसलों को माइंड में रखें तो क्या दिमाग में आता है? हम खाने की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, फसलों की बात कर रहे हैं। सो एब्सोल्युटली राइट, इट मीन्स राइस, चावल, मेज, व्हीट, गंदम, पल्सेस, दालें, सोया, मिलेट, शुगर केन, गन्ना, जिससे ना सिर्फ शक्कर बनती है बल्कि चीनी भी बनाई जाती है, नट्स, ग्राउंड नट्स की हम बात करें, टी, चाय, कॉफी, कोका एक्सेट्रा। ये सारी वो चीजें हैं जो एरेबल फार्मिंग के अंडर आती हैं, बिकॉज ये सारे आर फूड्स एंड दे आर प्रोड्यूस्ड थ्रू एरेबल फार्मिंग। नाउ कॉटन एंड रबर आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप्स। अगर हम देखें तो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में कॉटन एक बहुत अहम क्रॉप है। ये एक अहम फसल इसलिए है क्योंकि ना सिर्फ ये अपनी रॉ फॉर्म में यूज होती है, ये एक एक्सपोर्ट भी है पाकिस्तान की, बल्कि ये कपड़ा बनाने में, कपड़ा बुनने में, कपड़ों में, कार्पेट में, कोट्स में, फर्स में, इन सब चीजों में ये भी यूज होती है। सो इट इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान देमसेल्व्स, बल्कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी, मईशत के लिए भी एक अहम चीज है। देन रबर इन इटसेल्फ भी यूज होता है, बल्कि वो कुछ और चीजों के लिए रॉ मटेरियल भी है। सो इसी तरह देयर आर अदर क्रॉप्स एज वेल जो पाकिस्तान में ग्रो की जाती हैं। दे आर इंपॉर्टेंट बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ एरेबल फार्मिंग। मूविंग ऑन, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल क्रॉप वी कैन टॉक अबाउट इज राइस, चावल। कभी आपने ट्रैवल किया है? लाइक यू आर ट्रैवलिंग आउटसाइड योर सिटी ऑन द मोटरवे to another place, you would say कि आपके राइट या लेफ्ट पे आपको ऐसी फील्ड्स नजर आएंगी जिनमें बहुत सारा पानी खड़ा होगा, और उनका जो एक स्ट्रक्चर होता है ना वो बड़ा क्रिस क्रॉस सा होता है। ऐसे एक प्लॉट सा होता है, उसके इर्द गिर्द ऐसे पानी होता है, फिर एक और प्लॉट होगा, फिर उसके से एक और कनेक्टेड होगा, फिर ऐसे एक और बड़ा सारा प्लॉट आ जाएगा, और ये जो सेंटर वाला हिस्सा है उसके अंदर आपको इस जगह में यू सी अ लॉट ऑफ वाटर। ये वो जगह है जहां पे चावल उगाए जाते हैं। चावल बेसिकली इज द बिगेस्ट सिंगल क्रॉप। ये सबसे बड़ी सिंगल क्रॉप है एंड स्टेपल फूड फॉर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। स्टेपल फूड है, यानी बहुत सारी पॉपुलेशन, इनफैक्ट हाफ, आधी से ज्यादा, वो डिपेंड करती है फॉर फूड ऑन दिस क्रॉप। 3000 BC, it was 3000 BC when the rice was grown for the first time. आज तो चावल की बहुत सारी वैरायटीज ग्रो की जाती हैं जिनमें बासमती राइस सबसे अच्छे हैं, लेकिन जब ये पहली दफा उगाए गए थे तो it was 3000 BC was the time when it started growing. Conditions to grow rice are difficult than other crops like wheat, barley, etc. चावल उगाने के लिए जो कंडीशंस चाहिए होती हैं वो बाकी जो क्रॉप्स हैं उनसे डिफरेंट हैं। वो डिफरेंट इस तरह से है क्योंकि चावल को ना बहुत ज्यादा गर्मी चाहिए होती है, ना बहुत ज्यादा सर्दी चाहिए होती है, एंड ample amount of rainfall is required. पानी बहुत चाहिए होता है
और टेम्परेचर शुड बी वेरी नॉमिनल. It is planted tightly packed in wet nursery beds, while the fields, they are also called paddy, where they have to grow are flooded with water. अब ये जो चावल का बीज होता है, इसको इकट्ठा एकजुट करके एक जगह इकट्ठा करके नर्सरी बेड्स में ग्रो किया जाता है. नर्सरी बेड्स आर द कॉर्नर्स. ये जो कॉर्नर की आपको लाइंस नजर आ रही हैं जो मैंने फील्ड्स के इर्द गिर्द बनाई थी, वहां पे उनको प्लांट कर दिया जाता है. जब ये 20 to 30 सेंटीमीटर टॉल, 20 से 30 सेंटीमीटर टॉल होते हैं, तब इनको वहां से निकाल के जो सेंटर वाला पैडी एरिया है, पैडी एरिया इज द एरिया जहां पे बहुत सारा पानी इकट्ठा किया जाता है. जब ये 20 से 30 सेंटीमीटर टॉल हो जाते हैं, इनको वहां से निकाल के सेंटर वाले पैडी एरिया में जो है वो डाल दिया जाता है. नाउ वंस दैट्स डन, तो इट ग्रोज. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर टू स्टे देयर फॉर द होल टाइम पीरियड व्हेन द राइस इज ग्रोइंग. और जब ये 1 to 1.25 मीटर टॉल प्लांट हो जाता है, तब इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है. There's this very famous term which says कि जब किसानों का पांव पानी में और सर झुका होता है under the severe scorching hot sun, तब ही सिर्फ राइस की जो फसल है वो पक के सामने आती है. Because it requires a lot of hard work and conditions which are difficult to achieve, और वो सिर्फ एक certain time period होता है during the year जब वो provided होता है. Then let's talk about animal farming. एनिमल फार्मिंग, क्योंकि अभी हमने एग्रीकल्चर में देखा कि एग्रीकल्चर का जो मेन 2 टाइप्स हैं या 2 पार्ट्स हैं, वो ये हैं कि उसमें सिर्फ क्रॉप्स ग्रो करना नहीं होता, उसमें एनिमल्स जो हैं उनको पालना भी होता है. सो एनिमल फार्मिंग फॉर्म्स 25% ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान. 25% एग्रीकल्चर जो है वो एनिमल फार्मिंग से बनता है. लेट्स टेक अ लुक कि ये एनिमल फार्मिंग क्या चीज है. नाउ 12 to 15,000 years ago, अगर एनिमल फार्मिंग की हम हिस्ट्री में जाना चाहें, तो 12 से 15,000 साल पहले जो एनिमल्स थे उनकी फार्मिंग स्टार्ट हुई थी. फार्मिंग का मतलब कि पहली दफा इंसान ने जानवर को पकड़ के अपने पास बांधा था, और बांधा था यूजिंग क्रीपर्स. क्रीपर्स होती हैं वो बेलें जो उस वक्त वाइल्ड में होती थी, उनसे बांधा उन्होंने इस डर से था कि अगर हमें हंटिंग के लिए कोई जानवर ना मिल सका तो वी आर गोइंग टू ईट द मीट ऑफ दिस एनिमल. जब उन्होंने इस तरह कैप्चर किया एनिमल्स को फॉर फूड, सो जब वो थोड़ा सा उनके साथ बंधा रहने लगा, खाना भी उसको दिया जानवर को, बिकॉज इट हैज टू फीड इटसेल्फ एज वेल, ग्रेजिंग की उस एनिमल ने, तो दे गेव राइज टू देयर यंग वंस. जो वो एनिमल्स की जनरेशन थी वो इंसानों के पास रही और थोड़ी टेम हो गई. जब वो टेम हुई तो उससे बाकी सारे काम लेने शुरू कर दिए इंसानों ने. बाकी सारे काम, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, स्किन फॉर यूज, फॉर शेल्टर, फॉर क्लोथिंग एट दैट टाइम. सो ये बहुत सारे यूजेस थे जो एनिमल से एसोसिएटेड थे, जो आहिस्ता आहिस्ता इंसानों के ऊपर खुलना और जाहिर होना शुरू हो गए, और इंसानों ने एनिमल्स को इन चीजों के लिए यूज करना शुरू कर दिया. नाउ सेवरल यूजेस ऑफ दीज एनिमल्स. राइट नाउ आई टोल्ड यू द यूजेस ऑफ दीज एनिमल्स. अब विद एडवांसमेंट और विद द नो हाउ, इस हद तक ये एनिमल फार्मिंग बढ़ चुकी है कि लोग इसको इकोनॉमिकली और कमर्शियली भी यूज करते हैं, वेयर देयर स्किन is used to make clothes which are sold outside, export भी किए जाते हैं. Their meat obviously is used within the country, but however the hair and the skin products ये produce करके बाहर export की जाती हैं, and that is how people or humans started depending on animals for a lot of things. Then later came invention of wheel. अब शुरू में जब जानवरों का जो यूजेज था वो इस हद तक था कि उससे खाना मिल रहा है, उससे कपड़ा मिल रहा है, उससे शेल्टर मिल रही है, आहिस्ता आहिस्ता इंसानों को ये पता लगना शुरू हुआ कि यही एनिमल्स वो यूज कर सकते हैं टू कैरी लोड्स फॉर देम. लोड्स मतलब उनका भारी सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना. व्हील डिस्कवर होने से पहले इन एनिमल्स को बांधा गया विद 2 sticks. राइट नाउ द पिक्चर यू सीइंग ऑन योर स्क्रीन shows that the animal has 2 long sticks attached to it, और उनके अटैच होने के ऊपर it is carrying a load. फिर 5000 BC में जब व्हील इन्वेंट हुआ तो यही डिसीजन लिया गया और ये बात सामने आई कि यही स्लेज अगर व्हील के ऊपर होगी तो वही एनिमल जो है वो ज्यादा लोड कैरी कर सकेगा. अब ये कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं? ये कंपैरिजन ऐसे हो सकता है कि अगर आदमी है तो 80 kg लोड अपनी कमर पे लेके जा सकता है नॉर्मली. एक ऑक्स होगा तो वो 250 kg लेके जाएगा. अब अगर जो स्टिक्स अटैच की थी वो लगी हो तो 400 किलोज
तक एक ऑक्स जो है वो लोड कैरी कर सकती है, और अगर व्हील यूज हो तो 750 kg। सो ये व्हील की इन्वेंशन थी जिसने ज्यादा लोड कैरी कराना शुरू किया। अब जो एनिमल्स हैं विच आर लाइक बुलॉक्स, विच आर लाइक ऑक्स, विच आर लाइक काउ, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो लोड कैरी करने के लिए यूज होते हैं। देन लेटर ऑन हॉर्सेस, डोंकीज, दे वर आल्सो यूज्ड एंड they were used in the farming as well. How? As humans settled, oxen and bullocks were used for plowing land as well. Oxen and bullocks, बैल को यूज किया गया प्लोइंग के लिए। So इस तरह the animals came into use for humans for their own purposes and for growing crops as well. That is why animal farming is 25% of the agriculture, because जो farmers machines जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यही एनिमल्स यूज करके अपनी जो लैंड है उस पर हल चलाते हैं। देन सिलेक्टिव ब्रीडिंग, एनिमल फार्मिंग शुरू हुई। आहिस्ता आहिस्ता इंसानों को जब के एडवांटेजेस पता लगना शुरू हुए तो उनको साथ में ये भी पता लगना शुरू हो गया कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग अब क्या है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग इज बेसिकली कि जब आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जानवर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक जानवर नजर आता है जी, जैसे अगर हम गोट की बात करें तो एक गोट का मीट बहुत अच्छा है, एक गोट का मिल्क बहुत अच्छा है, लेकिन उसके मीट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो ह्यूमंस वुड क्रॉस ब्रीड बोथ ऑफ देम ताकि उनका जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो उसमें मीट भी अच्छा हो और उसमें मिल्क भी अच्छा हो। ये जो टेक्निक है ये पहली दफा 1700 में यूके में यूज की गई और इसको फार्मिंग रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। रेवोल्यूशन का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यही जानवर जिससे इंसान मतलब अपने यूजेस पूरे कर रहे थे, अपने इस्तेमाल में लेके आ रहे थे, जब उनको ये पता लगना शुरू हुआ कि हम बेहतर तरीके से कैसे और बेहतर चीज कैसे ले सकते हैं, सो दिस लेड टू बेटर फार्मिंग, बेटर एग्रीकल्चर। Some farmers roamed the country to buy fattest, largest and best animals so that they can crossbreed them. और उस वक्त 1700 में यही फार्मर्स जो थे ये थ्रू आउट द कंट्री रोम किए। इन्होंने रोम करके वहां से बेस्ट टाइप के एनिमल्स लिए, उनको क्रॉस ब्रीड किया ताकि वो बेहतर तरीके से लोड कैरी कर सके, बेहतर तरीके से मीट उनके पास आ सके एंड दे कैन मेक देयर लाइफ बेटर। मूविंग ऑन, अगर हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बाद एनिमल फार्मिंग से कंटिन्यू करें तो व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर केप्ट बाय ह्यूमंस? दे आर कैटल, शीप, गोट, हॉर्सेस, म्यूल्स, ऑक्सन, बुलॉक। ये वो सारे जानवर हैं जो इंसान अपने पास पालता है जिससे उसको बहुत सारे फवाइद मिलते हैं। सो इफ लेट्स कंसिडर कैटल फर्स्ट। कैटल इज बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्म एनिमल्स एंड दे आर फाउंड इन मोस्ट क्लाइमेट्स, ट्रॉपिक टू नियर आर्कटिक रीजन्स। अब कैटल सबसे कॉमन जो है वो एनिमल है जिसको ब्रीड किया जाता है और अपने पास रखा जाता है, और ये वैरायटी ऑफ टेम्परेचर या क्लाइमेट पे सस्टेन कर लेता है, जिसमें आप ट्रॉपिकल रीजन्स की भी बात करते हो और नियर आर्कटिक रीजन्स की बात करते हो। कैटल के अंडर आता है काउज, बफलोज, ऑक्सन एटसेट्रा। ये वो जानवर हैं जो कैटल के अंडर आते हैं। इन कैटल से जो यूजेस इंसान लेता है वो ए मीट, गोश्त उनका, बी मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, सी पुलिंग कार्ट्स एंड प्लोइंग। जो कैटल द ह्यूमन कीप्स विद देमसेल्फ, वो उनको 3 यूजेस देते हैं बेसिकली। गोश्त उनके अपने खाने के लिए, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जो वो अपने लिए भी यूज करते हैं फॉर सेलिंग और अपनी जिंदगी गुजारने के लिए भी यूज करते हैं, एंड देन प्लोइंग एंड पुलिंग कार्ट्स कि उनका जो लोड है वो भी ट्रांसपोर्ट किया जाए और साथ साथ उनकी एग्रीकल्चर में भी हेल्प की जाए। देन सेकंड इज शीप, मोर वाइड स्प्रेड, ईट शॉर्ट हार्ड ग्रास, लिव एट हाई एल्टीट्यूड्स, कोल्ड एंड ट्रॉपिकल बोथ क्लाइमेट्स। शीप जो है वो कैटल से ज्यादा वाइड स्प्रेड है। वो वाइड स्प्रेड इसलिए ज्यादा है, ज्यादा जगहों पे इसलिए पाई जाती है बिकॉज ये जो शॉर्ट और हार्ड ग्रास होती है उस पर सर्वाइव कर लेती है। अगर आपने कैटल रखना है तो आपको उनको ग्रेजिंग के लिए प्रॉपर पैस्चर्स देने पड़ते हैं, प्रॉपर ग्रास देनी पड़ती है। वो छोटी मोटी वेजिटेशन के ऊपर नहीं सर्वाइव कर सकते। लेकिन शीप हाउएवर कैन सर्वाइव ऑन शॉर्ट हार्ड ग्रास, जो छोटी छोटी ग्रास होती है उस पर ये सर्वाइव कर लेते हैं। प्लस ये हायर एल्टीट्यूड्स और कोल्डर टेम्परेचर्स पे भी रहते हैं बिकॉज दे आर कवर्ड विद थिक फर। उनकी जो फर है उसकी वजह से वो वार्म रहते हैं, सो दे आर एबल टू सर्वाइव एट हायर क्लाइमेट्स एज वेल। ट्रॉपिकल में तो ऑब्वियसली वो पाए ही जाते हैं बिकॉज द पास्चर्स आर ग्रीनर। 50% ऑफ शीप जो रखी जाती है वो यूज होती है फॉर वुल, उसका ऊन लिया जाता है, एंड 15% फॉर द मीट, और 15% जो है वो गोश्त के लिए यूज की जाती है। अब जो शीप है उसकी जो वुल है वो डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट क्वालिटी की है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो तो फ्रॉम स्पेन यू टॉक अबाउट द कैशमेयर वुल, वो जिससे कोट्स बनते हैं और सॉफ्टेस्ट फर होती है। ये पहली दफा स्पेन में मिली थी, लेकिन उसके बाद अब ये नाउ डेज इट इज प्रोड्यूस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड।
Then you can talk about specialized type of another wool, जिसमें जो बेबी शीप होती है उसकी जो बहुत एक्स्ट्रा कर्ल्स वाली वुल होती है वो यूज की जाती है. So yes, sheep are different types. They have different species, so their wool type is also very different. It's like the same way जैसे humans हैं, we are humans, some have straight hair, some have curly hair, some have dark colored, some have light colored. So similarly sheep में भी उनकी जो wool है उसकी quality बहुत different type की है. Then talk about goats. Goats are similar to sheep, लेकिन they can survive in harsher climate. Harsher climate का मतलब ये है कि जो ज़्यादा सख्त climate होता है उसके अंदर गोट्स जो है वो सर्वाइव कर लेते हैं. इसीलिए आपको पहाड़ी इलाकों में भी बकरे नजर आएंगे और नॉर्मल प्लेन्स में भी, जहां नियर बाय देयर इज वाटर एंड देयर इज फर्टाइल सॉइल, वहां पे भी आपको बकरियां नजर आएंगी. गोट्स का ये रीजन है कि दे ग्रेज ऑन एनी स्क्रेप ऑफ वेजिटेशन. कोई भी जमीन का हिस्सा जिसपे छोटा मोटा पौधा, छोटी मोटी ग्रास भी हो, वो उस पे ये सर्वाइव कर लेती हैं. लेकिन इनका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, वो ये है कि इफ दे आर नॉट केटर्ड टू, या इन पे नजर ना रखी जाए, सो दे कैन ओवरग्रेज द लैंड एंड दे कैन कन्वर्ट अ फर्टाइल लैंड इनटू अ डेजर्ट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एन आई ऑन हाउ मच द गोट्स आर ग्रेजिंग एंड इन विच पार्ट दे आर ग्रेजिंग. दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर देयर मीट, हेयर एंड स्किन. अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए, अपने मीट के लिए यूज होते हैं. इट्स एन एनिमल ऑफ इनफर्टाइल एरिया. सिंस ये बहुत किसी भी पैच पे सर्वाइव कर लेते हैं, तो ये एक इनफर्टाइल एरिया का ज्यादा बड़ा एनिमल है, विच इंक्लूड्स अफगानिस्तान, ईरान एंड बलोचिस्तान. टॉकिंग अबाउट हॉर्सेस, डोंकीज एंड म्यूल्स. हॉर्सेस, डोंकीज एंड म्यूल्स में हॉर्सेस आर नो लॉन्गर यूज्ड एज वर्किंग एनिमल. हॉर्सेस को अब वर्किंग एनिमल के तौर पे यूज नहीं किया जाता. अर्लियर टाइम्स में शायद किया जाता था. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन इट वाज ओपन इन द वाइल्ड. अब इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि हॉर्सेस को रखने के लिए, पालने के लिए बहुत केयर करनी पड़ती है और उनको बहुत प्रॉपर कंडीशंस देनी पड़ती हैं. सो इट इज डिफिकल्ट टू केटर टू देम एंड गेट द यूजेज आउट ऑफ देम अर्लियर एंड क्विकली विद रिस्पेक्ट टू, ये अगर कंपैरिजन करें विद शीप एंड गोट. डोंकीज आर टफर. दे लिव ऑन एनी डाइट. डोंकीज जो है वो सख्त जानवर होते हैं और वो किसी भी डाइट पे सर्वाइव कर लेते हैं और दे वर्क टायरलेसली, थके बिना काम करते हैं. यू माइट हैव सीन डोंकी कार्ट्स अराउंड, जहां बेचारा एक छोटा सा डोंकी इतना बड़ा बड़ा लोड कैरी कर रहा होता है. देन केम म्यूल्स. अभी मैंने बात की थी सिलेक्टिव ब्रीडिंग की. सिलेक्टिव ब्रीडिंग में व्हेन वी टॉक अबाउट, तो हम ये बात करते हैं कि जानवरों को क्रॉस ब्रीड करा के अपनी जरूरत के तहत हम उनसे वो चीज ले लेते हैं. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन केस ऑफ हॉर्सेस एंड डोंकीज, बिकॉज हॉर्सेस वर टफेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, बट डोंकीज हैड द विट टू वर्क टायरलेसली. हॉर्सेस को बहुत स्पेशल कंडीशंस देनी पड़ती थी टू गेट द वर्क आउट ऑफ देम. सो इसीलिए इंसानों ने इन दोनों को क्रॉस ब्रीड करके एक थर्ड ब्रीड ली, विच वाज म्यूल्स. म्यूल्स आर स्टबन बट दे कैन वर्क टायरलेसली. सो अपनी मर्जी की चीज अचीव करने के लिए क्रॉस ब्रीड करके म्यूल्स बनाए गए या वो क्रॉस ब्रीड किए गए, जिससे आज भी फायदा लिया जाता है. सो दिस इज वे गोइंग टू एंड द फर्स्ट लेक्चर टुडे. अब हम जो फिशिंग है एंड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.